Good morning to all. Welcome you all in class 12th economics. So in previous classes we were continuously studying the chapter 7 of your macroeconomics. The name of the chapter is aggregate demand, aggregate supply and the related concept. So in previous class we have already discussed about the saving function. So saving function is the positive relation between the saving and the income and the vice versa. So when income increases, saving also increases. When income decreases, saving also decreases. Okay? As well as we have also started the know the types of the propensity to save or the saving function. So it is of two types. First one is APS, average propensity to save, and next is MPS, marginal propensity to save. So in previous class we have already discussed about the average propensity to save in their tabular form as well as in the diagrammatic presentation. So in today's class we are going to start with the marginal propensity to save with the tabular presentation and the diagrammatic presentation. Okay, so let's start. So marginal propensity to save means it is the ratio of the change in the savings to the change in income in an economy. कि इनकम के कितने चेंज होने में, इनकम में कितना चेंज हो रहा है सो दैट आपका सेविंग भी चेंज हो रहा है. यही फाइंड आउट क्या करता है, आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव फाइंड आउट करता है. ठीक है, तो हम लोग फिर सेम अजम्पशन लेके चल रहे हैं. अजम्पशन क्या है, C इक्वल टू 50 प्लस 0.51. 50 यहाँ पे क्या आपका ऑटोनॉमस कंजप्शन है. 0.5 हम क्या लेके चल रहे हैं, बताइए क्या लेके चल रहे हैं. ये हम लोग क्या लेके चल रहे हैं, 0.5 आपका MPC है एंड Y इज इनकम. यहाँ पे मैंने -C लिखा. -C इसलिए लिखा क्योंकि सेविंग फंक्शन में आपको याद आ रहा होगा, सेविंग फंक्शन में इसको हम लोग -C बार भी बोलते थे. माइनस सेविंग फंक्शन क्या होता था, -C बार प्लस इन ब्रैकेट 1 - b आउट ऑफ द ब्रैकेट y. तो आपको ये अगर लिखना है तो ठीक है, नहीं तो इसमें ज़रूरत भी नहीं है लिखने की, क्योंकि यही आपका क्या बताता है. जैसे ऊपर जब हम लोग एग्रीगेट सप्लाई और कंजप्शन का डायग्राम बना रहे थे तो ऊपर का जो अमाउंट था उसको हम लोग क्या ले रहे थे, ऑटोनॉमस कंजप्शन ले रहे थे C बार, और नीचे का यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, माइनस जो हमारा कंजप्शन है वो क्या आ रहा है, माइनस में जा रहा था, इसलिए हम लोग -C बार ले रहे थे. ठीक है, अभी यहाँ पे हम लोग इसलिए क्या ले रहे थे, -C बार ले रहे थे. आप लोग जो भी डायग्राम है इस वाले डायग्राम में जहाँ पे हम लोग सेविंग फंक्शंस पढ़े थे, प्रोपेंसिटी टू सेव, उसमें देखिएगा नीचे आपका दिया भी होगा, -C बार दिया होगा, उसको डायग्राम में देखिएगा. ठीक है, तो अब इसको स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या करना है. तो इनकम और सेविंग आपको एज यूजुअल दिया हुआ है, 0, 50, 100, 200, 300, 400, 500. सेविंग आपकी -50, -25, 0, 50, 100, 150, 200. अब आपको क्या निकालना है, डेल्टा S, चेंज इन सेविंग. तो पहला आपका कुछ भी नहीं क्योंकि इसके पहले कुछ हुआ नहीं है. सो 25 और 50 में 25, 0, 25, 25, 50 माइनस 0, 50, 100 माइनस 50, 50, 150 माइनस 100, 50, 200 माइनस 150 इज 50. अब हम चेंज इन y निकालेंगे. तो पहला कुछ भी नहीं है, 50 माइनस 0, 50, 100 माइनस 50, 50, 200 माइनस 100, 100, 300 माइनस 200, 100, 400 माइनस 300, 100, 500 माइनस 400, 100. MPS क्या होगा, MPS पहले इसके कुछ नहीं है. MPS हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, डेल्टा S अपॉन डेल्टा Y. तो आपका क्या होगा, 50 अपॉन 25, 50 अपॉन 25, 100 अपॉन 20, 100 अपॉन 50. ठीक है, तो हम क्या है, सॉरी 100 अपॉन 50 नहीं है, ओके. आपका क्या होगा, 25 अपॉन 50, सॉरी 25 अपॉन डेल्टा S अपॉन डेल्टा Y है. 25 अपॉन 50, 25 अपॉन 50, 50 अपॉन 100 एंड सो ऑन. और आपकी वैल्यू क्या आ गई, MPS की हर एक वैल्यू पे, हर एक पॉइंट पे आपका 0.5 आ गया. अब ये 0.5 क्या बताता है, MPS बताता है स्लोप ऑफ दी सेविंग फंक्शन. सेविंग कर्व का ये स्लोप बताता है कि कर्व आपका कैसा होगा. अब आपको याद आ रहा होगा एक चीज कि हम लोग जब पढ़ रहे थे MPC, तो MPC की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही थी,
0.5 ही हारी थी। तो मैंने बोला था ना कि इनकम हम लोग 1 लेके चलते हैं, तो मैंने बोला था कि y इक्वल टू सी प्लस एस होता है। तो अगर हम लोग कंजप्शन 0.5 कर रहे हैं और इनकम आपकी कितनी दी हुई है, 1 दी है, तो सेविंग कैसे निकालेंगे, इनकम माइनस कंजप्शन, s इक्वल टू 1 माइनस 0.5, तो s आपका क्या आ जाएगा 0.5। सेम चीज, तो वही एमपीएस आपका 0.5 आ गया। ठीक है, अब इसको जब डिवीजन करेंगे तो 0.5 आएगा। और सेविंग फंक्शन जो एमपीएस होता है वही आपका सेविंग फंक्शन का, सेविंग कर्व का स्लोप बताता है कि कर्व का स्लोप कैसा होगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, सेम चीज डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन करते हैं। एक्स एक्सिस पे आपका इनकम, वाई एक्सिस पे आपका सेविंग। फिर आपको ये सारी वैल्यूज जो वैल्यूज है इनकम और सेविंग की, वो उसको प्लॉट कर देना है। और हम लोग क्या देखते हैं, एमपीएस कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, डेल्टा एस। डेल्टा एस का मतलब है कि जो आपका डिफरेंस आ रहा है 50 से 100 के बीच में, यहाँ पे अगर हम लोग 50 ले रहे हैं तो 50 और 100 के बीच में कितना चेंज आया है, यही होता है आपका डेल्टा एस। क्योंकि ये क्या बताता है, ये आपका चेंज बताता है कि कितना चेंज हुआ है इस सेविंग में और इस सेविंग में। तो 50 का चेंज हुआ है, तो ये जो डेल्टा एस बता रहा है। नेक्स्ट आपका 200 और 300 इनकम में कितना चेंज है, 100 का। तो यहाँ जब हमारी इनकम थी तब हम कुछ यहाँ तक कर रहे थे, बी पॉइंट पे आप ले लो, सी पॉइंट पे ले लो। अब यहाँ पे हमारी इनकम 300, तो ये जो चेंज हुआ, इतना जो चेंज हुआ वो हम डेल्टा वाई शो करते हैं। तो डी पॉइंट पे डेल्टा, कोई भी पॉइंट पे, हर एक पॉइंट पे हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, सो दैट वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एमपीएस। और एमपीएस हर एक पॉइंट पे आपका क्या आएगा, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, हर एक वैल्यू पे आपका 0.5 ही आएगा। अब यही 0.5 बताता है स्लोप ऑफ द सेविंग कर्व। और इसलिए ये हर एक वैल्यू पे, हर एक जगह पे ये क्या है, कांस्टेंट है, सेम है। इसलिए जो आपका सेविंग कर्व है वो क्या है, स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि हर एक लेवल पे आपका जो एमपीएस की वैल्यू आ रही है वो 0.5 ही है। ठीक है, या डेल्टा क्या शो कर रहा है कि इतने 50 और 100 के बीच में इतना जो चेंज हुआ और वाई इतना चेंज हुआ, यही आपका क्या है, आपका एमपीएस शो कर रहा है कि कितना चेंज आया है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसके हम लोग वो पढ़ते हैं। सो यस हो गया ये डायग्राम। अब इसका ऑब्जर्वेशन कह रहा है एमपीएस एट द इनकम ऑफ 100 इज 0.5। एमपीएस जब आपकी इनकम 100 है तो एमपीएस क्या है, 0.5 है। सो इट रिमेन्स कांस्टेंट एट ऑल लेवल ऑफ इनकम। ये हर एक लेवल ऑफ इनकम पे एमपीएस आपका कांस्टेंट ही होगा। इट इज मेजर फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर। इसको हम कैसे मेजर कर रहे हैं कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट से मेजर कर रहे हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जो भी डिफरेंस आ रहा है उसी के थ्रू हम लोग एमपीएस को मेजर कर रहे हैं। अब इसकी नेक्स्ट है आपकी प्रॉपर्टीज और द फीचर्स ऑफ द एमपीएस, कि एमपीएस के फीचर्स क्या होते हैं। सो एमपीएस वैरीज बिटवीन द 0 एंड 1। जो एमपीएस की वैल्यू होती है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव की, जैसे एमपीएस की वैल्यू क्या होती है, 0 to 1 के बीच में वैरी करती है। एमपीसी की वैल्यू 0 to 1 के बीच में वैरी करती है। सेम आपका एमपीएस की भी वैल्यू क्या है, 0 to 1 के बीच में ही वैरी करती है, उसी के बीच में ही आपका, अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो अगर ये 0.8 आ रहा है तो ठीक है, अगर वही आंसर आपका 1.8 आ गया मतलब आपकी एमपीएस की वैल्यू आपने गलत निकाली हो, क्योंकि हमेशा ही वैल्यू क्या है, 0 से 1 के बीच में ही आएगी। एमपीएस विल इक्वल टू 0। एमपीएस आपका इक्वल 0 के हो जाएगा कब, आप लोग के लिए क्वेश्चन है, एमपीएस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कब 0 हो जाएगा, जिस कंडीशन पे हम लोग कुछ भी सेव नहीं करेंगे। उस कंडीशन पे जब सेव हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, जो भी हमारी इनकम है, कंजप्शन आपका इनकम के इक्वल हो जा रहा है, मतलब 100 और 100 जो हम लोग लेके चल रहे थे उस कंडीशन पे हम लोग 0 ले रहे थे, क्योंकि सेविंग हमारी 0 हो रही थी, तो एमपीएस भी आपका 0 हो जाएगा। सो एमपीएस विल बी इक्वल टू 0। एमपीएस आपकी वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगी कब, जब डेल्टा एस जो सेविंग है आपकी 0 हो जाएगी। एमपीएस विल इक्वल टू 1। एमपीएस आपका
1 के इक्वल कब होगा? इफ इंटायर इनकम इज सेव्ड, जब हम पूरी इनकम, इंटायर इनकम है जो हम सेव कर देंगे। अब ये किस में? अब आप ये सोच रहे होंगे कि एपीएस में तो मैंने बोला था कि हम कभी भी सेविंग पूरी कर ही नहीं सकते। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? चेंज की बात कर रहे हैं कि इनकम में कितना चेंज हुआ तो हम सेविंग में कितना चेंज। वहां पे हम क्या बात कर रहे थे? टोटल सेविंग और टोटल इनकम की बात कर रहे थे। तो मैंने बोला था कि हम लोग कभी भी पूरा सेविंग नहीं कर सकते क्योंकि हम कुछ ना कुछ कंजप्शन करते ही रहेंगे। बट यहाँ पे किसकी बात हो रही है? डेल्टा की बात हो रही है, डेल्टा एस की बात हो रही है कि चेंज कितना हो रहा है, इनकम में कितना चेंज हो रहा है। इसलिए आपकी जो वैल्यू है एमपीएस की वैल्यू 1 होगी इफ इंटायर इनकम इज सेव्ड, जब हम पूरी इनकम, इंटायर इनकम क्या कर देंगे? सेव कर देंगे। जब आपका डेल्टा एस चेंज इन सेविंग किसके इक्वल हो जाएगा? चेंज इन इनकम के। उस कंडीशन में आपके एमपीएस की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। एमपीएस कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1। एमपीएस कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होगा। एमपीएस कभी भी आपका ज्यादा 1 से नहीं होगा। क्यों? बिकॉज यहाँ पे हम इनकम क्या ले रहे हैं? 1 ले रहे हैं और कभी भी सेविंग हम इनकम से ज्यादा नहीं कर सकते। ठीक है, ये तो सेम कंडीशन हुई क्योंकि हम इनकम कभी भी हम कभी भी पूरी सेविंग नहीं कर सकते। हम कुछ ना कुछ कंज्यूम करेंगे और हमारी जो इनकम है, हम इनकम से ज्यादा कभी भी सेविंग नहीं कर सकते हैं। इस कंडीशन पे आपका एमपीएस 1 से ज्यादा नहीं होगा। एमपीएस की भी वैल्यू 0 to 1 के बीच में वेरी करेगी। 0 तब होगी जब आपकी सेविंग डेल्टा एस मीन्स चेंज इन सेविंग, जो चेंज हम ये शो कर रहे हैं ना, ये चेंज क्या है? जब ये 0 होगा तब आपका एमपीएस 0 होगा और एमपीएस की वैल्यू 1 होगी तब जब आप डेल्टा एस आपका डेल्टा वाई के इक्वल होगा। चेंज इन सेविंग, जो ये आपका चेंज हो रहा है और ये जो आपका चेंज हो रहा है, ये चेंज एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा तब आपकी एमपीएस की वैल्यू 1 होगी। और एमपीएस की वैल्यू कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होगी क्योंकि हम जितनी हमारी चेंज इन इनकम है उससे ज्यादा हम चेंज इन सेविंग नहीं कर सकते। ठीक है, सो ये क्या हुआ आपका? आपने क्या पढ़ा? एमपीएस पढ़ा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होता है? डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। दैट मीन्स इट इज द रेशियो ऑफ द चेंज इन सेविंग टू द चेंज इन इनकम इन एन इकोनॉमी। Next topic that we are going to study is the derivation of the saving curve from consumption curve, and the next one is derivation of the consumption curve from the saving curve। कि जब आपके पास क्या होगा? कंजप्शन कर्व दिया होगा, आपको क्या है? सेविंग कर्व को क्या करना पड़ेगा? डिराइव करना पड़ेगा। और जब आपके पास सेविंग कर्व दिया होगा आपको क्या करना पड़ेगा? कंजप्शन कर्व को डिराइव करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम क्या देखते हैं? इसमें हम देखते हैं कि इसमें दिया है वी मेक यूज ऑफ 2 फंक्शंस। हम 2 फंक्शंस का इसमें यूज करेंगे। पहला आपका लीनियर कंजप्शन फंक्शन एंड द सेकंड वन इज लीनियर सेविंग फंक्शन। तो लीनियर कंजप्शन फंक्शन आपको पता है अब c इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई एंड s इक्वल टू माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई। ठीक, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम द कंजप्शन कर्व की। डेरिवेशन हम कैसे करेंगे सेविंग कर्व का? जब हमारे पास कंजप्शन कर्व क्या होगा? गिवन होगा। ओके, सो गिवन दैट, इसमें देखिए गिवन दैट सी सी इज द कंजप्शन कर्व। आपके पास ऑलरेडी क्या दिया है? सी कंजप्शन कर्व दिया हुआ है एंड ओ वाई इज द इनकम। ओ वाई इज द इनकम कर्व, ये आपको पता ही है। सी सी क्या है आपके पास? कंजप्शन कर्व दिया है और ओ वाई क्या है आपके पास? ओ वाई इनकम कर्व दिया है। वी डिराइव सेविंग कर्व एज अ फॉलोइंग। हम लोग सेविंग कर्व को कैसे डिराइव करेंगे? सो वी टेक ओ एस इक्वल टू ओ सी। ओ एस को हम लोग क्या करेंगे? ओ सी के इक्वल लेंगे। जैसे हम लोग ने एक क्या है, एक फाइंड करेंगे ओ एस मीन्स यहाँ पे कि जो क्या होगा? ओ एस किसके इक्वल होगा? ओ एस इक्वल होगा ओ सी के, ये हम लोग लेंगे। ठीक है, क्यों? एज ओ सी इज द ऑटोनॉमस कंजप्शन। आपको पता है ये ओ सी क्या है? इट इज द ऑटोनॉमस कंजप्शन, क्योंकि हम लोग क्या है इसमें क्या ये शो करता है कि अगर हमारी इनकम क्या है? इनकम 0 है तो भी हम कुछ ना कुछ कंजप्शन करते हैं।
तो वो क्या हो गया, सी बार के इक्वल हो गया। सो डिफाइंड एट द जीरो लेवल, इट इम्प्लाइज दैट सेविंग एट द जीरो लेवल ऑफ इनकम विल बी ओएस। अब ये बताएगा कि अगर हम लोग सेविंग क्या होगी, अगर जीरो लेवल ऑफ इनकम पे हमारी सेविंग क्या होगी, ओएस होगी। सेविंग हमारी क्या होगी, देखिए क्या कह रहा है इसमें कि हमें ये पता है कि ये कंजप्शन कर्व है और ये इनकम कर्व है। इसमें ये हम लोग क्या लेंगे कि ओएस किसके इक्वल है, ओएस किसके इक्वल है, ओसी के इक्वल है। तो ओसी आपका क्या होता है, ऑटोनॉमस कंजप्शन होता है। और ऑटोनॉमस कंजप्शन क्या होता है कि आपकी इनकम चाहे जीरो भी हो तो भी हम कुछ ना कुछ कंज्यूम करते हैं। तो हम लोग ने ले लिया, अगर इसको हम लोग ने मान लिया ओसी, और इस ओ लेवल पे, इस जीरो लेवल पे हमारी इनकम भी क्या होती है, जीरो होती है, क्योंकि हम लोग सब कुछ क्या कर लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये क्या हो गया आपका, माइनस सी बार हो गया, क्योंकि हमारी सेविंग क्या है, हमारा निगेटिव है। ठीक है, सो दस वी गेट अ पॉइंट एस ऑन द निगेटिव वाई। अब हमने क्या कर लिया, वाई एक्सिस पे हमने एक एस पॉइंट को फाइंड आउट कर लिया। कैसे फाइंड आउट किया, हमने ये अज्यूम किया कि ओसी किसके इक्वल है, ओएस के इक्वल है। और ओसी आपका क्या है, ऑटोनॉमस कंजप्शन होता है। ऑटोनॉमस कंजप्शन का मतलब है कि आपकी इनकम जीरो है तभी आप कुछ ना कुछ कंज्यूम करोगे, और उस कंडीशन पे आपकी सेविंग क्या होगी, वो जीरो होगी। तो ये हो गया आपका माइनस सी बार। ठीक, तो इस पॉइंट पे हम लोग ने एक पॉइंट को फाइंड आउट कर लिए, तो वो पॉइंट क्या है, एस पॉइंट है। ठीक, पॉइंट ई ऑन कंजप्शन कर्व इंडिकेट्स, जो पॉइंट ई है कंजप्शन कर्व पे वो क्या शो कर रहा है, इट इंडिकेट्स दैट ब्रेक इवन पॉइंट। यहीं पे हम लोग ने अज्यूम किया था ना, आपका C इक्वल टू वाई क्या होगा, 100 इक्वल टू 100 था, जिसका मतलब क्या था कि जितनी भी हमारी इनकम है हम सब कुछ क्या कर ले रहे हैं, कंज्यूम कर ले रहे हैं। और जब हम कंज्यूम कर ले रहे हैं, हमारे पास कुछ भी इनकम बच नहीं रही है, तो उस कंडीशन पे हमारी इनकम क्या हो रही, हमारी सेविंग क्या हो रही थी, जीरो हो रही थी। इस कंडीशन पे तो हमारी जो भी हमने पहले की सेविंग की थी उसको भी विथड्रॉ कर लिया था, तब हम लोगों ने ओएस पॉइंट पाया था। यहाँ पे जो हम पॉइंट पा रहे थे, याद करिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, जब ये सेकेंड पॉइंट पे हम मूव करते हैं ई पॉइंट पे, तो यहाँ पे आपका क्या है, कंजप्शन इनकम के इक्वल है। इट मीन्स कि आपकी सेविंग क्या हो रही है, जीरो हो रही है। तो फ्रॉम दैट वी गेट द पॉइंट E1। अब हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे। ठीक, तो ब्रेक इवन पॉइंट पा गए हम लोग, इम्प्लाइंग एपीसी इक्वल टू 1। यहाँ पे आपका क्या था, जो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या था, यहाँ पे 1 था, और आपकी सेविंग क्या थी, जीरो थी, क्योंकि जहाँ पे C इक्वल टू वाई होता है वहाँ एपीसी 1 के इक्वल होता है, और सेविंग आपकी जीरो होती है, क्योंकि इस पॉइंट पे हम लोग आ जाते हैं। सो हेंस सेविंग कर्व विल इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट पॉइंट ई। अब क्या है, जो सेविंग, जो आपका कर्व है वो क्या है, सेविंग क्या आपकी एक्स एक्सिस पे आ जाएगी एज अ E1। फिर क्या करना है, ऑल्टरनेटिवली परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट E टू E1। E से E1 ये परपेंडिकुलर हमारा इस पे बन गया, परपेंडिकुलर। सो वी ज्वाइन पॉइंट S एंड E1। अब हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है S से E1 को ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन किया बाई एक्सटेंडिंग द स्ट्रेट लाइन। अब इसी एक्सटेंड लाइन को, ये हमारी एस लाइन है, उसको हमको क्या करना है, एक्सटेंड कर देना है। ठीक, अब अपवर्ड हम इसको अपवर्ड कर देंगे, वी गेट द सेविंग कर्व। अब हम क्या पा गए, एक सेविंग कर्व को फाइंड आउट कर लिए। इसका पॉइंट हम लोग, एक सेविंग कर्व क्या था SE1S और SS सेविंग कर्व। कैसे, हम फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। इसमें हम लोग हमें क्या करना था कि डेरिवेशन करना था सेविंग कर्व का। जब हमारे पास कंजप्शन कर्व था तो हमें पता है हमने ओसी को ओएस के इक्वल ले लिया। ठीक है, और आपको पता है कि जो कंजप्शन है वो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता है, वो ऊपर से स्टार्ट होता है, क्योंकि एट द जीरो लेवल ऑफ इनकम हम कुछ ना कुछ कंज्यूम करते हैं। तो और उस कंडीशन पे हमारी सेविंग क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, मतलब डिस सेविंग होती है, निगेटिव में हो जाती है। तो ओसी के थ्रू हम ओएस पॉइंट पा गए, जो ओसी इक्वल टू ओएस है। ठीक, एक ये पॉइंट पा गए जहाँ पे हमें एस मिल गया, जहाँ पे ये हमारी सेविंग क्या है, निगेटिव में है। अब क्या है, अगर हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो हमने एक पॉइंट देखा ई, जहाँ पे आपका क्या है, एपीसी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 1 के इक्वल है, और कंजप्शन इक्वल टू इनकम है, क्योंकि हमारी जितनी भी इनकम हो रही है हम सब कुछ कंज्यूम कर ले रहे हैं। तो हमारी सेविंग उस कंडीशन पे क्या होगी,
0 होगी। तो ये पॉइंट हमने एक नया पॉइंट पा गया E1, और ये जो E1 किस पे परपेंडिकुलर है। अब इसी लाइन को हमें क्या करना है, ये जो पॉइंट हमने पाया S और E1, इसको हम क्या करेंगे, मर्ज करेंगे। फिर इसको मर्ज करने के बाद इसी लाइन को एक्सटेंड कर देंगे सो दैट वी गेट दी सेविंग कर्व। इससे हम लोग क्या है, सेविंग कर्व को फाइंड आउट कर लेंगे। तो ठीक है, ये आपका क्या था, डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम द कंजप्शन कर्व। नेक्स्ट अब आपका क्या है, डेरिवेशन ऑफ कंजप्शन कर्व फ्रॉम द सेविंग कर्व। जब आपके पास क्या होगा, सेविंग कर्व दिया होगा और आपको क्या करना पड़ेगा, कंजप्शन कर्व को डिराइव करना पड़ेगा। सो गिवन दैट एस एस इज द सेविंग कर्व, आपके पास क्या है, ऑलरेडी दिया है एस एस, आपके पास क्या है, सेविंग कर्व दिया हुआ है। वी डिराइव द कंजप्शन कर्व, हमें क्या करना है, कंजप्शन कर्व को डिराइव करना है। सो वी ड्रॉ 45 डिग्री लाइन फ्रॉम द ओरिजिन एज O1। हम क्या करेंगे, OY एज अ इनकम कर्व लाइन क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। वो क्या होगी, 45 डिग्री लाइन होती है, आपको पता ही है। Y को हम लोग क्या बोलते हैं, एग्रीगेट सप्लाई भी बोलते हैं। तो एक 45 डिग्री लाइन हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। ठीक, नेक्स्ट कह रहा है वी टेक OC इक्वल टू OS। हम क्या करेंगे, OC एक पॉइंट लेंगे जो किसके इक्वल होगा, OS के इक्वल होगा। एक हम लोग पॉइंट लेंगे जो OC क्या है, वो OS के इक्वल होगा। OS बीइंग द अमाउंट ऑफ डिस सेविंग, ये आपको पता है ये जो OS अमाउंट होता है वो क्या होता है, डिस सेविंग होता है। क्योंकि इस कंडीशन पे हम लोग को आप याद करो क्या होता है कि कंजप्शन ज्यादा होता है इनकम से, तो हम लोग जो भी पुरानी सेविंग किए रहते हैं उसको विथड्रॉ करते हैं। तो OS आपका क्या हो गया, डिस सेविंग हो गया, डिस सेविंग हो गया, जिसको हम लोग -C लेते हैं। सो इट इम्प्लाइज ऑटोनॉमस कंजप्शन। अब इसी के थ्रू हम ये जान सकते हैं कि अगर ये -C हो रहा है, मतलब हम डिस सेविंग कर रहे हैं। तो डिस सेविंग का क्या मतलब है कि हमारी इनकम क्या है, इनकम कुछ भी नहीं है या इनकम कम है तो भी हम कुछ ना कुछ कंजप्शन कर रहे हैं। तो उसके थ्रू हम ये समझ गए कि ये ऑटोनॉमस कंजप्शन ही होगा। क्योंकि जब हमारी डिस सेविंग हो रही है और हमको ये पता चल गया कि डिस सेविंग किस कंडीशन पे होती है, डिस सेविंग होती है जब आपके पास क्या है, जो भी आपकी इनकम है वो जब 0 होती है तब भी हम कमोडिटी को कंज्यूम करते हैं, जब आपका कंजप्शन ज्यादा होता है एज कंपेरिजन टू इनकम, सो दैट वी गेट द वैल्यू ऑफ OC। हम OC के थ्रू ये भी पा गए कि C बार आपका एक पॉइंट होगा। दस वी गेट द पॉइंट C ऑन Y एक्सिस। अब हम क्या है, एक C पॉइंट क्या है Y एक्सिस पे फाइंड आउट कर लिए। कैसे, क्योंकि हमारे पास OS दिया हुआ था, OS से हमको ये पता चला कि -C बार किस कंडीशन पे होता है, डिस सेविंग कब होता है, जब हम लोग ऑटोनॉमस कंजप्शन करते हैं। सो ऑटोनॉमस कंजप्शन से वी गेट द पॉइंट C। हम ये C पॉइंट को पा गए। अब क्या करना है, ऑन वेयर द कंजप्शन कर्व विल स्टार्ट, जहां से आपका कंजप्शन कर्व क्या होगा, स्टार्ट होगा। यही वो पॉइंट है जहां से आपका कंजप्शन कर्व स्टार्ट होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट कह रहा है पॉइंट E ऑन द पॉइंट E1। पॉइंट E1 इंडिकेट्स द जीरो सेविंग। ये आपको पता ही है, यहाँ पे क्या होता है, जीरो सेविंग होता है। क्यों होता है, एक मिनट आपके पास है टाइम, सोचिए क्यों होता है यहाँ पे जीरो सेविंग। क्योंकि जितना हमारा कंजप्शन होता है हम उतना ही जितनी हमारी इनकम होती है हम पूरा ही कंजप्शन कर लेते हैं। C इक्वल टू Y होता है। ठीक है, सो हेंस कंजप्शन कर्व विल इंटरसेक्ट द इनकम कर्व एट पॉइंट E। अब हमको ये पता चल गया, अच्छा जब यहाँ पे E1 यहाँ पे ये कट कर रहा है एक्स एक्सिस पे E1 पॉइंट पे, तो इसका मतलब सेविंग हमारी 0 हो गई। जब सेविंग हमारी 0 हो गई तो उसका मतलब क्या है कि इनकम किसके इक्वल होगा, कंजप्शन के इक्वल होगा। अब यहाँ पे हम एक और पॉइंट पा गए, E पॉइंट पा गए, क्योंकि हमें यहाँ पता चला कि यहीं पे क्या है कि हमारी इनकम क्या है, कंजप्शन के इक्वल होता है। ठीक है, ऑल्टरनेटिवली परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट E1 टू पॉइंट E। ये क्या है, परपेंडिकुलर है। वी ज्वाइन पॉइंट C एंड E। अब हम क्या करेंगे, जो पॉइंट C और E है उसको क्या करेंगे, हम लोग ज्वाइन कर देंगे। अब इस पॉइंट को आप क्या करोगे, शेडेड लाइन से ज्वाइन कर दो, क्योंकि आप लोगों ने इसी को फाइंड आउट किया है। अब ये पॉइंट हमें E1 पर पता चल गया। एंड बाय एक्सटेंडिंग द स्ट्रेट लाइन, अब हमको क्या करना है, लीनियर कंजप्शन फंक्शन क्या होता है, लीनियर है, तो स्ट्रेट लाइन हमें क्या करना है, ड्रॉ करना है। ठीक,
अपवर्ड टू गेट द कंजप्शन कर्व CEC। इससे हमने क्या पा गया, इससे हमें क्या मिल गया कि हमें एक कंजप्शन कर्व CEC और CC कंजप्शन कर्व वी फाइंड आउट। कैसे फाइंड आउट हुआ, पहले हमें ये पता है कि हमारे पास सेविंग कर्व दिया हुआ है, सेविंग फंक्शन SS दिया हुआ है। नेक्स्ट आपका फर्स्ट स्टेप बोला कि आपको क्या करना है, एक इनकम कर्व को ड्रॉ करना है। 45 डिग्री लाइन ड्रॉ कर दिया। अब हमें ये पता चल गया विच एक OC इक्वल टू OS, हमें ये लेना है कि OC क्या है, OS के इक्वल है। और हमें OS पता है कि OS क्या होता है, -C बार, मतलब डिस सेविंग। डिस सेविंग होने का मतलब है कि हमारा ऑटोनॉमस कंजप्शन होगा। क्यों, क्योंकि जब हम डिस सेविंग कर रहे हैं, जो भी हमने पहले से सेविंग की उसको विथड्रॉ करें, इसका मतलब है कि हमारा कंजप्शन इनकम से ज्यादा होगा। सो दैट वी गेट द वैल्यू, सो दैट वी गेट द पॉइंट C। हम पॉइंट C पा गए, तो जो किसके OC इक्वल टू OS था। नेक्स्ट हमने देखा कि इस SS कर्व पे, सेविंग कर्व पे पॉइंट एक इवन शो कर रहा है। पॉइंट इवन का क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे जो सेविंग हो रही है वो x एक्सिस पे है, विच मीन्स इट इज इक्वल टू 0। सेविंग आपकी 0 के इक्वल है। अब हमें ये समझ में आया कि सेविंग 0 के इक्वल कब होती है। सेविंग 0 के इक्वल तब होती है कि हम जितनी भी हमारी इनकम है वो किसके इक्वल हो गई है, y इक्वल टू C, कंजप्शन के इक्वल हो गई है। तो हम लोग एक नया पॉइंट पा गए, E पा गए। अब ये क्या है, इससे परपेंडिकुलर है। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, ये जो पॉइंट हमें 2 पॉइंट मिल गया, 2 पॉइंट ही हमें चाहिए था, C और E। अब हम क्या करेंगे, इन पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे और इसको एक्सटेंड कर देंगे, सो दैट वी गेट दी कंजप्शन कर्व। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, एडिशन ऑफ एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव and the addition of marginal propensity to consume and the marginal propensity to save कि अब हमें क्या करना है, इनका एडिशन करना है। हमने आपको बताया था इनकम प्लस कंजप्शन आपका किसके इक्वल होता है, y इक्वल टू C प्लस C, कंजप्शन प्लस सेविंग, सॉरी, इनकम इक्वल टू क्या होता है, कंजप्शन प्लस सेविंग होता है। तो ये हमेशा जो APC है प्लस APS, इट इज इक्वल टू दी 1, MPC प्लस MPS, क्योंकि कंजप्शन प्लस सेविंग वो किसके इक्वल होता है, इनकम के। कंजप्शन प्लस सेविंग किसके इक्वल होता है, इनकम के। तो यहाँ पे हमें पता है कि हम इनकम यहाँ पे क्या लेके चल रहे हैं, 1 लेके चल रहे हैं। अब हमें ये इसको प्रूफ करना है कि कैसे APC प्लस APS 1 के इक्वल है और MPC प्लस MPS 1 के इक्वल है। तो आपका APC का फॉर्मूला क्या है बताइए, C अपॉन वाई। APS का फॉर्मूला क्या है, S अपॉन वाई। अब क्या करेंगे हम लोग, C अपॉन वाई प्लस S अपॉन वाई, इट इज इक्वल टू 1। ठीक, अब यहाँ पे एलसीएम y ऊपर क्या हो गया, C प्लस S इक्वल टू 1। कंजप्शन प्लस सेविंग बताइए, y अपॉन वाई इट इज इक्वल टू 1। तो 1 हो गया। सो APC प्लस APS इक्वल टू 1, हेंस प्रूव्ड। हो गया, समझ आया। हमने उन्हें क्या किया कि हमें यही प्रूफ करना है कि कंजप्शन प्लस सेविंग किसके है, 1 के इक्वल है। APC प्लस APS 1 के इक्वल है। सो APC इक्वल टू C अपॉन वाई, इसका फॉर्मूला APC का। APS का फॉर्मूला क्या है, S अपॉन वाई। सो C अपॉन वाई प्लस S, प्लस का साइन है तो S अपॉन वाई इक्वल टू 1, C प्लस S अपॉन वाई इक्वल टू 1, y 1 इक्वल टू 1, देन APC प्लस APS इक्वल टू 1। नेक्स्ट है आपका MPC प्लस MPS इक्वल टू 1। अब हमें ये प्रूफ करना है कि MPC क्या है, MPC प्लस MPS 1 के इक्वल होता है। तो MPC का फॉर्मूला क्या हुआ आपका, डेल्टा C अपॉन डेल्टा वाई। MPS का फॉर्मूला क्या हुआ, डेल्टा S अपॉन डेल्टा वाई। ठीक है, सो डेल्टा C अपॉन डेल्टा वाई प्लस डेल्टा S अपॉन डेल्टा वाई, इट इज इक्वल टू 1। सो डेल्टा वाई डेल्टा C
प्लस डेल्टा एस इक्वल टू 1, और हमें पता है कि c प्लस एस किसके इक्वल होता है, y के, तो डेल्टा c प्लस डेल्टा एस किसके इक्वल होगा, डेल्टा y के। तो हम लोग क्या ले लेंगे, डेल्टा y अपॉन डेल्टा y इक्वल टू 1, सो 1 इक्वल टू 1, सो MPC प्लस MPS इक्वल टू 1। ठीक है, ये हो गया आपका। तो ये आपका क्या था, एडिशन ऑफ एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव एंड द एडिशन ऑफ द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। नेक्स्ट आपका टॉपिक है, जैसे आपका इसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन कैसा कि आपकी क्या है, वैल्यू दे दी एपीसी की वैल्यू 0.75 दे दी, और आपसे कह रहा है कि एपीएस की वैल्यू निकालो। सिंपल है, एपीसी प्लस एपीएस इक्वल टू 1, एपीसी की वैल्यू दी है 0. एपीएस 1 माइनस 0.75, एपीएस इक्वल टू 0.25। आपका आंसर आ गया। ऐसी क्वेश्चंस होंगे, सिंपल, एक की वैल्यू दी होगी, एक की नहीं होगी, और आप ऐसी क्या कर सकते हो, क्वेश्चन कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इन्वेस्टमेंट फंक्शन। इन्वेस्टमेंट फंक्शन क्या होता है, मैं बता चुकी हूँ। इट इज द एडिशन मेड टू द एनी कैपिटल स्टॉक, कि कोई भी एडिशन मेड करते हैं, कि कोई भी ऑलरेडी हमारे पास एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक है, उस पर कुछ एडिशन करना। ठीक है, तो इट इज द एक्सपेंडिचर विच इंक्रीजेस द रियल कैपिटल स्टॉक। ये एक एक्सपेंडिचर होता है जिसके थ्रू कोई भी जो कैपिटल का स्टॉक है वो इंक्रीज होता है। तो 2 टाइप्स के इन्वेस्टमेंट होते हैं, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस। फर्स्ट वन इज ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट एंड द सेकंड वन इज इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। तो ऑटोनॉमस और इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट मैंने बताया है कि ये क्या होता है, इट इज डन बाय द गवर्नमेंट करती है, एंड इट इज द इंडिपेंडेंट लेवल ऑफ इनकम, कि आपकी इनकम चाहे जितनी भी इंक्रीज हो जाए, आपके इन्वेस्टमेंट में कोई भी चेंज नहीं होगा, वो उतना ही रहेगा। इसलिए आप लोग जब AD इक्वल टू C प्लस आई पढ़े थे, तो उसमें हम लोग इन्वेस्टमेंट क्या था, एक कॉमन लेके ही चल रहे थे। जस्ट इसलिए इसका जो डायग्राम हम लोग बनाते हैं ऑटोनॉमस का, क्या होता है, हमेशा पैरेलल होता है। ठीक है, क्योंकि इनकम इधर हम लेते हैं और इन्वेस्टमेंट, मतलब अगर इन्वेस्टमेंट 100 है और इनकम आपकी 100, 200, 300, 400 एंड सो ऑन, ये इंक्रीज करती जा रही है, बट आपके इन्वेस्टमेंट में कोई भी अफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो क्योंकि ये इंडिपेंडेंट लेवल ऑफ इनकम है। नेक्स्ट आपका एक और टाइप का होता है इंड्यूस्ड। इंड्यूस्ड क्या होता है, इट इज डन फॉर द प्रॉफिट मोटिव। ये हमेशा ही प्रॉफिट मोटिव के लिए होता है। प्रॉफिट मोटिव के लिए इसलिए कि अगर किसी की इनकम इंक्रीज होती है तो इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है। जैसे इधर हम लोग इनकम लिए, इधर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब आपकी क्या है, अगर आपकी इतनी थी इनकम, इतनी थी Y, और इन्वेस्टमेंट को हम I से ले लेते हैं। ठीक है, अब आपकी इनकम Y से Y1 हुई, इनकम इंक्रीज हुई, तो आपका इन्वेस्टमेंट भी I से I1 हो जाएगा। ठीक, जस्ट ऑपोजिट है, क्योंकि इसमें क्या होता है, ये इंडिपेंडेंट लेवल ऑफ इनकम, की इनकम में चाहे जितना भी चेंज हो जाए, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, आपका हमेशा ही ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इंड्यूस क्या होता है कि ये प्रॉफिट मोटिव के लिए किया जाता है, कि अगर आपकी इनकम इंक्रीज हो गई तो आप क्या करोगे, इन्वेस्टमेंट ज्यादा करोगे। तो इसका पॉजिटिव रिलेशन होता है किसके बीच में, इनकम और इन्वेस्टमेंट के, कि जितनी आपकी इनकम इंक्रीज होती जाएगी तो इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज होता जाएगा, इनकम डिक्रीज होगी तो इन्वेस्टमेंट भी डिक्रीज होगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका मीनिंग ऑफ एक्स एंड सेविंग एंड द एक्सपोज सेविंग। एक्स एंड सेविंग and X and investment, and next topic X post saving and X post investment। ठीक है, ये भी कुछ है नहीं, ये है जैसे X and saving and investment, X and saving and X and इन्वेस्टमेंट।
और इधर एक्सपोज्ड सेविंग एंड एक्सपोज्ड इन्वेस्टमेंट। देखिए जहां पे ये है एट एंड, इसका मतलब होता है प्लान्ड, और जहां पे पोस्ट है ये क्या है, एक्चुअल। एक्स एंड सेविंग का मतलब है कि कोई भी कितना प्लानिंग कर रहा है सेविंग करने की, और एक्स एंड इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि कोई कितना प्लानिंग कर रहा है इन्वेस्टमेंट का। सेम एक्सपोस्ट सेविंग और एक्सपोस्ट इन्वेस्टमेंट क्या है कि जो हम प्लानिंग कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम प्लानिंग कर रहे हैं कि मेरा परसेंट 98 पाए, तो ये मेरी प्लानिंग हो गई, यहाँ पे मतलब एक्सेंट हो गया, और मेरा परसेंट 85 आए, तो ये क्या हो गया आपका, एक्सपोस्ट हो गया। मतलब कोई भी सेविंग कितना करने का एक्सपेक्ट कर रहा है, कोई कितना इन्वेस्टमेंट करने का प्लानिंग कर रहा है, उसको बोलते हैं हम लोग एक्सेंट। और एक्सपोस्ट का और एक्सपोस्ट इन्वेस्टमेंट और सेविंग का क्या मतलब है कि एक्चुअल में कितना उसने सेविंग किया और एक्चुअल में कितना उसने इन्वेस्टमेंट किया। ठीक है, देख लीजिए एक्सेंट सेविंग। सो व्हेन सेवर और द हाउसहोल्ड प्लान टू सेव एट द डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम इन एन इकोनॉमी, कोई भी जब सेवर है जो सेव कर रहा है, या कोई भी हाउस होल्ड है जब वो प्लान करता है कि वो इतना सेव करेगा, अपनी इनकम का इतना पार्ट वो सेव करेगा, उसे बोलते हैं एक्सेंट सेविंग। ठीक, अब क्या है एक्स एंड इन्वेस्टमेंट, क्या होता है कि व्हाट इन्वेस्टर्स और द फर्म प्लान, जो देखो सेविंग कौन करता है, जो सेवर्स हैं और जो आपके हाउस होल्ड हैं, और इन्वेस्टमेंट कौन करता है, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो बिजनेस फर्म्स हैं, वो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो जब इन्वेस्टर्स और फर्म प्लान टू इन्वेस्ट एट द डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम, कि डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पे वो कितना क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, प्लानिंग, उसको क्या बोलते हैं, एक्सेंट इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट है आपका एक्सपोज्ड सेविंग। सो इट रेफर्स टू द एक्चुअल और रियलाइज सेविंग। ये क्या होता है कि जो भी जो भी हाउस होल्ड है, जो भी सेवर है, उन्होंने एक्चुअली में कितनी सेविंग की है, जो एक्चुअली में सेविंग की है उसको बोलते हैं एक्सपोज सेविंग। और एक्सपोज्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि जो भी आपके फर्म्स हैं, जो भी आपके इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने एक्चुअल में कितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है। तो एंड का मतलब प्लानिंग हो गया कि हम कितना प्लान करें सेव करने का और कितना इन्वेस्ट करने का, और पोस्ट का मतलब क्या हो गया कि कोई कितना एक्चुअल में कितना वो सेविंग और इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ठीक है, तो आपको पता है y इक्वल टू सी प्लस एस है कि नहीं, और y को क्या बोलते हैं, as, got it? Now next one is AD क्या होता है, C प्लस I, है कि नहीं। और आपका एक होता है, देखिए आपको पता होगा कि हम लोग पढ़े थे कि कोई भी इक्विलिब्रियम पॉइंट पे हमेशा डिमांड किसके इक्वल होती है, सप्लाई की इक्वल होती है। ठीक है, याद आ रहा है, क्योंकि जब हम लोग ये डिमांड कर्व बनाते थे तो ये पॉइंट इक्विलिब्रियम का पॉइंट हम लोग बोलते थे ना, कि जहाँ पे डिमांड कर्व सप्लाई कर्व को इंटरसेक्ट करेगा वही पॉइंट इक्विलिब्रियम का पॉइंट होता है। तो किसी भी इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम का पॉइंट वहां होता है जहाँ पे एडी किसके इक्वल है, एएस के इक्वल है। जहाँ पे एडी एएस के इक्वल है वही कंडीशन आपकी क्या होती है, इट इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो एडी का फॉर्म क्या हो गया, सी प्लस आई, एएस क्या हो गया, सी प्लस एस, आई इक्वल टू एस, इन्वेस्टमेंट इक्वल टू सेविंग। सो इट इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। अगर आपका जितना भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो अगर सेविंग के इक्वल है, दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। क्या हुआ, फिर से मैं बता देती हूँ, एक्स एंड सेविंग और एक्स एंड इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि ये कितने लोग प्लान कर रहे हैं सेव करने का और कितना प्लान कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने का। एक्सपोज का मतलब है कि एक्चुअली में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ और एक्चुअली में कितना सेविंग हुआ। ठीक है, तो हमें पता है एएस एग्रीगेट सप्लाई किसके इक्वल होता है, वाई के, देन वाई इक्वल टू सी प्लस एस। ठीक है, वाई इक्वल टू कंजप्शन प्लस सेविंग, ओके, एंड एडी इक्वल टू कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। और इक्विलिब्रियम पॉइंट पे क्या होता है आपका, एडी इक्वल टू एएस होता है, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होता है। सो सी प्लस आई एडी का, सी प्लस एस एएस का, सो आई इक्वल टू एस, ये आपका क्या हो गया, इक्विलिब्रियम का पॉइंट हो गया। ठीक है, इसके बाद जो टॉपिक है फुल एम्प्लॉयमेंट, वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री, ये आप लोग को एक्चुअली पता है क्योंकि हम लोग ने इसमें
इंडियन इकॉनमी में ऑलरेडी ये डिस्कस कर लिया है, आप लोग इसको पढ़िएगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन होती है सो वी कैन टॉक इन दी ऑनलाइन क्लासेस। सो इट्स ऑल अबाउट your 7th chapter. So 7th chapter, from this we have completed aggregate demand, aggregate supply and the related concept. From the next class we will start the your 8th chapter. Okay, so the 8th chapter is income determination and the multiplier. Okay, so it's all about your today's class. Thank you.